एक बार सबका नाम ले लेते हैं, जिसको जिसको कुछ प्रॉब्लम होगा बोलेगा। सबको सुनाई दे रहा है ना? अंकुश, अनुष्का, नंदनी, निक्की, पल्लवी, संजीव, स्वाति, हाँ, अमित, शिवम, सबको सुनाई दे रहा है? जिसको जिसको सुनाई दे रहा है वाई लिखिए, वाई। जिसको नहीं सुनाई दे रहा है एन लिखेगा, एन। ही बाबा। ऑन। चलिए शुरू करते हैं। यहीं से ना पढ़ाना है जी। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, है ना? सेवा क्षेत्र पर यहीं से ना पढ़ाना है, बोलिए। बोलिए। हाँ बोलो रे, बोलो अंकुश बा, बोलो। बोलिए अंकुश जी, बोलिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? यहीं से पढ़ाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। शुरू करे? चलिए शुरू करते हैं तो। आधुनिक मंदी में सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, ठीक है। आधुनिक मंदी में जो है सेवा क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, आर्थिक विकास किसी राष्ट्र एवं राज्य की सतत प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे जैसे युगों में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया परिवर्तन के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे जैसे टाइम जो है स्पेंड होगा, वैसे वैसे डेवलपमेंट का जो है ना, प्रोसेस भी क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। अर्थव्यवस्था से पुरानी चीजों का विलुप्त होना, है ना, इसकी पहचान है। समझे बात को? देखिए, है ना, पुरानी चीजों का जो है अभी का समय में विलुप्त हो गया है। कैसे? पहले जो है हम लोग टेलीफोन तार वाला यूज करते थे बात करने के लिए, अब स्मार्टफोन आ गया है, ठीक है। समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति की मांग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे, है ना, हमारा डिमांड भी क्या होता है, चेंज होता है। व्यक्ति फैशन का शिकार हो जाता है, समझ बात को? पहले का औरत सब है ना घूंघट में रहती थी, साड़ी पहनती थी ना। अब सबका औरत, अभी सबका औरत क्या करती है ना, सूट में पहनती है, जीन्स पहन के घूमती है, शर्ट पहन के घूमेगी, समझे? तो ये फैशन का शिकार हुआ ना सर। भारत में 1991 के वैश्वीकरण के पश्चात विकास में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, समझे बात को? मतलब 1991 में जो वैश्वीकरण हुआ था, है ना। रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट, जस्ट वेट 2 मिनट। क्लियर है? आवाज क्लियर है? सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? जिसको इसको नहीं सुनाई दे रहा है ना, मोबाइल फोड़ दो। देखिए, है ना, 19 भारत में 1991 के वैश्वीकरण के पश्चात विकास में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है ना। यानी ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, है ना, उसके बाद बहुत सारे जो है ना, चेंजेस आपको देखने को, है ना, मिला है। औद्योगिक नीति का उदार होना व्यापार करने वाले राष्ट्रों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा ला दिया है, ठीक है। लोगों को आसानी से विदेशी वस्तुओं की सेवा मिलने लगी है ना। लोगों के बीच वस्तुओं की कीमतों के आधार पर गुणवत्ता परखने का अवसर मिला है।
अब डिमांड इतना बढ़ गया है ना, सप्लाई बहुत जल्दी हो रहा है, लोगों तक सामान जल्दी पहुँच रहा है ना, इसके कारण से जो है वस्तुओं की कीमतों में क्या हुआ है ना? सुधार हुआ है और गुणवत्ता को भी परखने का क्या हो गया है, लोगों को अवसर मिला है। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। आगे क्या बोल रहा है? वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण है ना आर्थिक विकास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लाभ है ना मिलने लगा है। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र में है ना प्रत्यक्ष रूप से क्या मिलने लगा, हमको लाभ मिलने लगा। लोगों को दूसरे राष्ट्र जाकर रोजगार करने का खुला अधिकार प्राप्त हो गया है ना। यानी आप जो है ना किसी भी अलग राष्ट्र में जाकर है ना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यद्यपि आर्थिक विचारक का एक ऐसा भी समूह है जो मानता है कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण से आम आदमी का जीवन कठिन हो जाएगा और पूरी अर्थव्यवस्था पर अमीर देशों और अमीर लोगों का वर्चस्व होगा, है ना। कुछ लोग जो लोग हैं ना इससे जो है दुखी है और उनको ये चिंता है कि अगर वैश्वीकरण, निजीकरण है ना उदारीकरण हो जाएगा तो जो आम आदमी है ना उनका जीवन क्या हो जाएगा, कठिनाई में पड़ जाएगा। कुछ हद तक इस आलोचना में बल भी है क्योंकि वैश्वीकरण उदारीकरण से श्रम बाजार में श्रमिक संगठनों की भूमिका नगण्य हो जाएगी और आम लोग विकास के क्षेत्र में केवल एक मुख दर्शक ही रह जाएंगे। समझे? कुछ हद तक जो ये जो आलोचना है सही भी है। समझ बात को? क्योंकि जो आम मजदूर है ना आम जो श्रम बाजार है ना उसमें तो वो लोग का भूमिका थोड़ा जीरो लेवल तक हो जाएगा। समझे बात को? तो लोगों को थोड़ा सा कठिनाई तो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इस मान्यता के लोग को मत में बदलाव आया है ना और लोग उदारवादी नीतियों के लाभ को समझने लगे। ठीक है, आगे देखिए। विकास विकसित राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड है ना, फ्रांस, रूस, जापान, चीन इत्यादि जगहों में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को काम करने का मौका मिल गया। सॉरी। ठीक है, मतलब ये सब जितने विकसित है ना राष्ट्र है ना ये सारा जगह है ना भारत के लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तकनीकी क्षेत्र के वैज्ञानिकों को है ना में वृद्धि का संयोजन भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ की बुनियादी सुविधाएं विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी कम है। ठीक है, वैज्ञानिकों में वृद्धि है ना इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है बुनियादी सुविधा क्या है, बहुत यहाँ पे कम है। वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। समझे बात? उपभोक्ता की मांग बढ़ी है परंतु उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है ना। डिमांड तो बढ़ गया है लेकिन जो है जो उत्पादन कर रहे हैं उनको जो सामान जो है उचित मूल्य में बेच नहीं पा रहे। समझे बात को? इन उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, यही कारण है कि विकसित राष्ट्रों से तकनीकी वैज्ञानिकों है ना को छटनी कर रोजगार से मुक्त कर दिया गया। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर भी है ना पड़ा जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। उत्पादकों को उत्पादन क्रिया है ना स्थिर करना पड़ गया। ठीक है, अत्यधिक घाटे के कारण विकसित राष्ट्रों में आत्महत्या करने जैसी है ना घटनाएं होने लगी। समझे बात को? मतलब क्या बोल रहा है, उत्पादन आप उतना ही ना कीजिएगा जितना बिक सके। समझे बात को? डिमांड तो बहुत है लेकिन जो है उत्पादन का जो प्राइस है वो क्या हो गया है ना डिक्रीज हो गया। समझे बात को? तो कई वित्तीय संस्थाओं को अमेरिका ने अपनी सेवा बंद कर देनी पड़ी। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रभाव विकसित राष्ट्र पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है? भारत पर इसका असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में है ना। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोती में लगे हुए हैं। ठीक है, खासकर है ना भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियरों का है ना स्थान अव्वल है। समझे बात? यहाँ के जो इंजीनियर है बाह्य स्रोती में लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ का जो इंजीनियर जो है ना पूरा विश्व में क्या है, समझे बात को, स्थान अव्वल पे आते हैं। हमारा आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा। समझ बात को? भारत के बंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है। मतलब जो बंगलोर में आईटी हब है ना वो जो है विश्व का है ना आईटी में है ना लिस्ट में आ गया है। इस मंदी का प्रभाव बिहार राज्य पर भी कुछ पड़ा है। हमारे राज्य के जो इंजीनियर मंदी पड़े है ना राष्ट्र में रोजगार में थे है ना उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फलस्वरूप नए सिरे से उन्हें रोजगार हासिल करने की आवश्यकता आ गई। ठीक है, उन राष्ट्रों से जो आय हमें है हमारे राज्य में आते थे, समझे बात को, उसकी क्या हुई? उसकी मात्रा क्या हो गई, घट गई। समझे बात को? यानी क्या बोल रहा है कि उन राष्ट्रों से जो आय हमारे यहाँ आता था ना उसकी मात्रा क्या हो गया, घट गया क्योंकि वहां से इंजीनियरों क्या किया गया, हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांश ना भागों पर पड़ा।
कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का प्रभाव, है ना, अधिक नकारात्मक नहीं हुआ। समझे बात को? क्या बोल रहा है कि मंदी की वर्तमान दौर में इस बात की आवश्यकता होने लगी कि बिहार में कृषि और कृषि जनित उद्योग को अत्यधिक मजबूत बनाया गया। ठीक है, हम देख चुके हैं कि वर्तमान मंदी का बुरा प्रभाव, है ना, भारत पर उतना अधिक नहीं पड़ा है। ठीक है, जिसका, है ना, इसका बुरा प्रभाव विकसित देशों पर पड़ा है। समझे बात को? ये जो मंदी है उसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ा है? विकसित देश पे पड़ा है। भारतीय पूंजी बाजार की मजबूती, न मानवीय श्रम की उच्च दक्षता एवं विशाल श्रम शक्ति के कारण यह आशा व्यक्त की जाने लगी कि 21वीं शताब्दी में भारत विकास की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। समझे बात को? ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 21वीं शताब्दी तक भारत जो है ना, ये जो विकसित राष्ट्र है उनके श्रेणी में आ जाएगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी में है? बोलिए। अंकुश, काजल, नंदिनी, पल्लवी, प्रिंस, रिया, संजीव, शिवम, अमित, किसी को कोई प्रॉब्लम है? टीकू, है ना, स्वाति? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि आगे आने वाले वर्षों में सामान्य रूप से संपूर्ण भारत में और विश्व, विशेष रूप से बिहार में सेवा क्षेत्र के विकास की अपार संभावना है। ठीक है, मतलब आगे आने वाले कुछ सालों में भारत में जो विकास होगा ही होगा, लेकिन बिहार का भी विकास होने वाला है। ठीक है, 2020 तक चीन सहित संपूर्ण अमेरिका और यूरोप के देशों में बूढ़ों की संख्या युवकों की तुलना में अधिक होगी। वहीं भारत विशेष रूप से युवाओं का देश है ना, युवाओं का देश होगा, जहां से कुशल श्रमिकों की, है ना, संपूर्ण विश्व में होगा, है ना, कुशल श्रमिकों की आउटसोर्सिंग होगी। समझे बात को? यानी यहाँ से कुशल श्रमिक जो है बाहर जाएंगे, कोई दिक्कत? और बाहर से भी यहाँ से यहाँ पे आएंगे भारत में। समझे बात को? कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलिए। ये चैप्टर यहाँ पे हो गया समाप्त। ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर यहीं पे करा दे। बोलिए। क्या प्रश्न उत्तर हम करा देंगे यहीं पे, बोलिएगा तो? अगर चलिए देखिए इसका प्रश्न उत्तर, सारांश भी समझा दे। छोड़ दे, सारांश में वही समझाया जो पीछे आप पढ़े, और क्या। प्रश्न उत्तर कर लिए हैं? चलिए देखिए, छोड़िए। पहला प्रश्न देखिए, है ना, बोल रहा है क्या कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बताइए। आर्थिक, है ना, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, है ना। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? है ना, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बताइए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? समझे बात को? कौन बीमारू राज्य नहीं? बताइए। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। कौन बिहार बीमारू राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। कौन सी सेवा, है ना, गैर सरकारी है? बताइए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा, है ना। तो इसमें हो जाएगा क्या उत्तर इसका? मॉल सेवा हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। है ना, कोयला, है ना, पेट्रोलियम, विद्युत, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। समझे? आगे देखिए, बाह्य स्रोती किसे कहा जाता है? बताइए। बाह्य स्रोती अभी बताया था, है ना, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं, है ना, स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना काम, है ना, अपने, है ना, कर्मचारी द्वारा ना करा के बाहर के, विदेश के लोग
द्वारा कराए, संस्था के द्वारा कराए, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, बायस त्रुटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायस त्रुटि बोलेंगे। कोई दिक्कत बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, सबको क्लियर हुआ। चलिए देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतलाया, है ना? जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा जो क्षेत्र है ना? वैसा 5 गो क्षेत्र बताना है ना? देखिए, पहला कंप्यूटर सेवा हो गया, विज्ञापन हो गया, सुरक्षा हो गया, कानूनी सेवा हो गया, चिकित्सा सेवा हो गया, है ना? 5 गो तो हो गया, है ना? इसके अलावा भी और बहुत सारा हो सकता है, आप दे सकते हैं, समझे बात को? आगे देखिए, सरकारी सेवा किसे कहा जाता है? देखिए, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसे सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है, ठीक है? सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण इस प्रकार है ना? सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, है ना? स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि, समझे बात को? जब सरकार अपने काम को कराने के बदले, है ना, वो सैलरी दे आपको, तो वो कौन सा सेवा है? सरकारी सेवा है, समझे? तो सरकारी सेवा के अंतर्गत ये सारा सेवा आएगा, समझे बात को? कोई दिक्कत इसमें, किसी को प्रॉब्लम? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको? आगे देखिए, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? देखिए, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है ना? जैसे ब्यूटी पार्लर, है ना, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, है ना, बस सेवा, विमान सेवा इत्यादि, है ना? इनमें से कुछ सेवा ऐसी है जो सरकारी एवं गैर सरकारी, है ना, दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है। खास करके यातायात सेवाएं हो गया, शिक्षा सेवाएं हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार, है ना, बैंकिंग इत्यादि, ये सारा जो है ना, सरकारी स्तर और गैर सरकारी स्तर दोनों पे चलाया जाता है ना। इतना व्यापक है कि सरकार अकेले सक्षम नहीं है, इसीलिए इसको गैर सरकारी सेवाओं को दिया जाता है, ठीक है? ताकि सरकार का भी क्या हो जाए, मदद हो सके, समझे बात को? कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए? नहीं प्रॉब्लम। पल्लवी, तुमको प्रॉब्लम है? निक्की, नंदनी, काजल, है ना, अनुष्का, अंकुश, किसी को कोई प्रॉब्लम है? रिया, स्वाति, क्या स्वाति को प्रॉब्लम है? बोलो स्वाति, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए, स्वाति क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, अगर आपका स्क्रीन ऐसा ब्लैक उलैक हो गया है तो उसको फेस वॉश से धोइए ना, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है? अमित दौड़ा दौड़ा के मारेंगे चैटिंग बॉक्स में बात किया तो। पढ़े आता है कि नौटंकी करे आता है? चलिए देखिए आगे, आधारभूत संरचना किसे कहा जाता है? देखिए, आधारभूत संरचना के अंतर्गत दो आधारभूत आर्थिक संरचनाएं होती है। आर्थिक आधारभूत संरचना, है ना, और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। पहला, आर्थिक आधारभूत संरचना, ये संरचना, है ना, पर संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। ये जो आर्थिक आधारभूत संरचना है ना, ये तो पहले उत्पादन करती है और लोगों की खुशहाली में क्या करती है, वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है? आर्थिक विकास विकास का जितना भी क्षेत्र है ना, उसका डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। पहला, वित्त बैंकिंग, है ना, क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र, ठीक है? ऊर्जा, कोयला, है ना, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस, है ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा और अन्य, ठीक है?
यातायात हो गया, रेलवे हो गया, सड़क हो गया, वायुयान हो गया, जलयान हो गया, संचार, डाक, तार, टेलीविज़न, है ना? ये सारा इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आता है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। इसके अंतर्गत मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादनक है ना उत्पादकता में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से है ना इनडायरेक्टली उत्पादन एवं अंततः आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है। समझ बात को? इसमें जो है इनडायरेक्ट जो है ना, किसका मदद किया जाता है? समझ बात को? है ना? मनुष्य का जो है क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि किया जाता है इनडायरेक्टली। समझ बात को? जो इस प्रकार है, जैसे शिक्षा हो गया, है ना? अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समझे बात को? उच्चतर शिक्षा, है ना? माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अन्य। स्वास्थ्य अस्पताल, है ना? प्राथमिक सेवा केंद्र, है ना? स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, ये सब क्या हो गया, है ना? गैर आर्थिक, है ना? आधारभूत संरचना के अंतर्गत आएगा। समझे बात को? किसके अंतर्गत आएगा? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। समझे? बोलिए, समझ में आया सबको? आगे देखिए, नागरिक सेवा, सामाजिक चेतना, सफाई उसी में आ जाएगा। रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? देखिए, रोजगार और जब चैप्टर शुरू किए थे ना, उसमें बताए थे ना रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। रोजगार एवं सेवाएं का अभिप्राय यहाँ इन बातों से है, जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है और एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, समझे बात को? अतः रोजगार एवं सेवा एक दूसरे क्या है? पूरक है ना? रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार से उपलब्ध होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक प्रगति के कारण देश के विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने लगते हैं। समझे बात को? कोई दिक्कत? ये समझ में आया ना? ना रोजगार और सेवा में क्या संबंध है ना? अगर आप रोजगार में हैं तो आप सेवा प्रदान कर सकते हैं, सेवा क्षेत्र का है ना उत्पन्न हो सकता है। देखिए, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? देखिए, आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों में खुशहाली पैदा करती है। क्या पैदा करती है? खुशहाली। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, है ना? वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार इत्यादि को रखा जाता है। समझे बात को? तो उपयुक्त विषयों से आर्थिक संरचना पूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं विषयों के अंतर्गत, है ना, बड़ी संख्या में रोजगार और सेवाएं, समझे बात को, मजबूत है, जिससे भारत विकसित देश की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। अतः आर्थिक संरचना का भारतीय आधारभूत ढांचा में महत्वपूर्ण भूमिका है। समझे बात को? उसके बाद क्या बोल रहा है? मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? ना, मंदी का असर जो है भारत में क्या पड़ा? ये लास्ट जो है टॉपिक था, है ना? मंदी का असर भारत में कम पड़ा, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में है। ठीक है, यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोती में लगे हुए हैं। खासकर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफी मजबूत है ना? और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियरों का स्थान अव्वल है। हमारी आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का, है ना, असर हमारे देश भारत पर कम पड़ा। समझे बात को? वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति प्रचलित हुई। समझे बात को? सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे, है ना? यानी सेवा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है। और और आने वाले दिनों में, है ना, जो है इसमें मानव संसाधन का व्यापक पैमाना पे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। समझे बात को? वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी, है ना, ज्यादा हो गया। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है सेवा क्षेत्र का 50% से भी योगदान ज्यादा है। आर्थिक समीक्षा 2006-7 और केंद्रीय बजट 2007-8 के अनुसार सेवा क्षेत्र का यह योगदान, है ना, 68.6% हो गया है। 2006-7 में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि के योगदान का हिस्सा घटकर 18.5%, उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4% तथा सेवा क्षेत्र का 55.1% हो गया। समझे बात को? दीर्घ उत्तरीय देखिए प्रश्न। सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखे, है ना? सेवा क्षेत्र के बारे में बताना है तो अपने शब्द में भी बता सकते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र का पहले परिभाषा दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बता दीजिए इसमें क्या क्या आता है 2006-7 के अनुसार, है ना? जीडीपी में क्या चेंजेज आया, क्या चेंजेज नहीं आया, है ना? आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व, है ना, अभूतपूर्व
प्रगति प्रचलित हुई है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगा। ये पीछे वाला ही लाइन है, ठीक है? तो इसमें आप अपने सभी सेवा क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? 5 नंबर का आ जाएगा तो लिख देंगे। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा, है ना, समीक्षा 2006-7 और केंद्रीय बजट 2007-8 के अनुसार, समझे बात को? सेवा क्षेत्र का योगदान, है ना, 68.6% हो गया और 2006-7 में घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान हिस्सा घटकर 18.5%, उद्योग का हिस्सा बढ़कर 26.4% तथा सेवा क्षेत्र का है ना 55.1% हो गया। ठीक है, यही पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला इसका आंसर है। धन्यवाद। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में कैसे जाना जाता है? देखिए, समझ में आया सबको पीछे वाला? चलिए, पीछे वाला सबको समझ में आया? 7 नंबर क्वेश्चन बोली पल्लवी, देखो 7 नंबर क्या बोल रही है ना? 7 नंबर जो है क्या बोल रहा था, आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है ना? यानी जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो जो है आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों में खुशहाली पैदा करती है, ठीक है? जैसे-जैसे आर्थिक संरचना जो है विकसित होगा, वैसे-वैसे जो है उत्पादन ही बढ़ेगा, है ना? लोगों में खुशहाली पैदा करेगा। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से, है ना, इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है? जितना भी आर्थिक विकास का क्षेत्र है, डायरेक्ट इनका क्या होता है, रिलेशन होता है। आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार इत्यादि को रखा जाता है, ठीक है? उपयुक्त विषय से आर्थिक संरचना पूर्ण होती है क्योंकि इन्हीं विषयों के अंतर्गत बड़ी संख्या में रोजगार और सेवाएं, है ना, उपलब्ध कराई जाती है, जिससे भारत विकसित देश की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। अतः आर्थिक संरचना का भारतीय आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है? समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए, पल्लवी समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में, है ना, कैसे जाना जाता है ना? उदाहरण सहित लिखें। सेवा क्षेत्र में विशेषकर भारत में होटल, व्यापार, परिवहन अथवा यातायात एवं संवाद, है ना, सेवाएँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, समझे बात को? सेवा क्षेत्र में, खास करके बिहार में जो है होटल का व्यापार, परिवहन, यातायात, संवाद, ये सब का जो है काफ़ी तेज़ी से, है ना, विकसित विकास हुआ है। इसमें भी टेलीफ़ोन विशेषकर मोबाइल फ़ोन का सर्वाधिक योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र में विशेषकर वित्तीय सेवाओं की वृद्धि दर जो 2003-4 में 5.6% थी, वहीं 2004-5 में बढ़कर 8.7% हो गई। 2005-6 में 10.9% तथा पुनः बढ़कर 2006 में, है ना, आज महत्वपूर्ण 2006-7 में 11 दशमलव, है ना, 1% हो गई। आज इन उदार नीतियों के कारण ही पर्यटन, होटल में रहना, खाना, घूमना, भ्रमण करना, सैर-सपाटे, खरीदारी, निजी अस्पताल, लीपापोती बोल रहे हैं, विद्यालयों का प्रयोग, है ना, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अनेक सेवाओं की माँग तेज़ी से बढ़ी है। कोई दिक्कत? बोलिए। इस तरह की स्थितियाँ छोटे-बड़े शहरों के अलावे बहुत बड़े, है ना, बड़े शहरों अथवा महानगरों में अधिक तेज़ी से बढ़ी है। धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण सेवाएँ विदेशों में से प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, ठीक है? आप विदेशी सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं बैठे। जैसे कंप्यूटर सेवा हो गया, विज्ञापन सुरक्षा, कानूनी सेवा, चिकित्सा सेवा इत्यादि, ये सब जो है आप, है ना, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में आज तेज़ी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया यानी जिसे बीपीओ अथवा कॉल सेंटर कहा जाता है ना, अभिलेखाकन, है ना, लेखाकन, बैंकिंग सेवाएँ, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, है ना, पुस्तक संदाकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन, है ना, संघ जैसे कई विकसित देशों की कंपनियाँ प्राय भारत की छोटी-छोटी कंपनियों या संस्थाओं से प्राप्त कर रही है, ठीक है? तो जो अमेरिका है, ये सब जितना भी है पीछे आप देखें, है ना, ये सारा जो सेवा है भारत क्या उपलब्ध करा रहा है, किसे? अमेरिका को उपलब्ध करा रहा है, यूरोप को उपलब्ध करा रहा है और बहुत सारे विकसित देशों को क्या करा है, उपलब्ध करा रहा है। समझे बात को? इन बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों या सरकार का भारत से इन सेवाओं पर सूचनाओं को प्राप्त कर तुलनात्मक लागत के आधार पर काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि भारत में इन सेवाओं की तुलनात्मक लागत काफ़ी कम है, ठीक है? इसका मुख्य कारण कुशल श्रम शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता तथा निम्न मज़दूरी द्वारा भारत में अपने श्रम की मेधा शक्ति कुशलता, समझे? विशेषता एवं निम्न मजदूरी के कारण जो सेवाएँ विदेशों को उनकी कंपनियों के लिए भेजता है, उसकी तुलनात्मक लागत काफ़ी कम है, इसीलिए इस क्षेत्र में व्यापक रोज़गार मिल रहा है।
यही कारण है कि आउटसोर्सिंग के मामले में, है ना, में भी भारत एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश में एक है ना, चर्चित मुद्दा समस्या ही बन गया। ठीक है, भारत में जो है ये सब क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यहाँ ना लो कॉस्ट लेबर मिल जाता है ना, उसके बाद बहुत अच्छे क्या मिल जाते हैं, इंजीनियर मिल जाता है, जिसके कारण से ये काम क्या होता है, आसानी से हो पाता है ना। लेकिन ये जो है ना, अमेरिका और इंग्लैंड के लिए समस्या बन गया है। समझ बात होगी, भारत इतना विकास कैसे कर रहा है ना? कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? अतः कहा जा सकता है कि भारत विश्व को एक बहुत बड़ा सेवा प्रदान करने वाला यानी प्रदाता है, जिसकी सेवाएं उल्लेखनीय है। समझे बात को? कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सब में आप ना अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, है ना, बस भाव, है ना, सेम होना चाहिए। यानी मीनिंग जो है उसी प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, नहीं कि पूछ रहा है कुछ और लिख दिए गाली गलौज कुछ भी गाना उना लिख के आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या क्या किए गए, है ना, यह सेवा क्षेत्र में जो है सरकारी प्रयास के रूप में क्या क्या किया गया उसका वर्णन करना है। सेवा क्षेत्र में आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ठीक है, यह रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। ठीक है, भारत द्वारा 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने व्यापार को, है ना, बढ़ाने के लिए आमंत्रित हुई। उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन और सुरक्षा प्रदान की गई, जिसके कारण रोजगार में बढ़ोतरी, खास करके सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन होने से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। ठीक है, जो कंपनियां बाहर से आ रही थी, भारत उसका स्वागत कर रहा था। ठीक है, उसको, है ना, सुरक्षा प्रदान कर रहा था, बोला था ना कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, जिससे जो है रोजगार जो है ना, रोजगार का सृजन हुआ किसमें? सेवा क्षेत्र में। ठीक है, सरकार द्वारा व्यापक, है ना, व्यापार में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में कंपनियां द्वारा रोजगार में सृजन होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल प्रदान हुआ और हमारा सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी हुआ, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी क्या हुआ, है ना, इंक्रीजमेंट हुआ। आय क्या बोल रहा है, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास के सहयोग करती है? जैसे आप पीछे देखे ना, सरकारी संस्था जो है कैसे जो सेवा क्षेत्र के विकास में मदद करती है, वैसे यहाँ पे गैर सरकारी संस्था कैसे जो है ना, सेवा क्षेत्र के विकास में मदद करती है, तो वही बताना है आपको। तो जब सरकारी, है ना, अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों को पहुंचाने का कार्य करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसे सेवाओं का सृजन, है ना, से लाभान्वित होते हैं, तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, जब सरकार जो है किसी जो है संजय दत्त को संस्था को नहीं संभाल पाती है, तो वो गैर सरकारी संस्था को क्या कह देती है, दे देती है संजय दत्त को। इसके अंतर्गत ब्यूटी पार्लर आ जाएगा। ठीक है, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, स्वरोजगार सेवाएं, बस सेवाएं, है ना, विमान सेवाएं इत्यादि, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, इन गैर सरकारी सेवा क्षेत्र से अधिकतम रोजगार का सृजन होता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होती है। गैर सरकारी सेवा के स्तर में भी सुधार होता है। संजय दत्त को कोई दिक्कत बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए। अंकुश, है ना, अंशु, काजल, कुमारी, नंदिनी, निक्की, पल्लवी, रिया, है ना, संजीव, सुमित, स्वाति, टीकू, अमित, शिवम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, है ना? यानी जो आर्थिक मंदी है ना, वर्तमान में आर्थिक मंदी है, भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी, है ना, लास्ट टॉपिक में आप पढ़े हैं, है ना, चैप्टर का लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, है ना, इससे जो है भारत पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ, समझे बात को, है ना, उपभोक्ता की मांग बढ़ी है, परंतु उत्पादकों को, है ना, लागत मूल्य से भी कम आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, यही कारण है कि विकसित राष्ट्र से तकनीकी वैज्ञानिकों को छटनी कर रोजगार से मुक्त कर दिया गया। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर पड़ा जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे ना, ये उस पे असर पड़ेगा। ठीक है, वैसे वैज्ञानिकों पर असर पड़ेगा, समझे बात को, जो दूसरे राष्ट्र में क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। अब जो है उन पे असर कैसे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनको वहां से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, समझे बात को, जिसके कारण से उनका जो जीवन में देखने को थोड़ी समस्याएं मिलेगी, उत्पादकों को उत्पादन क्रिया स्थिर करना पड़ गया। ठीक है, अत्यधिक घाटे के कारण विकसित राष्ट्र में आत्महत्या करने की जैसी घटनाएं होने लगी, समझे बात को? कोई दिक्कत बोली, कोई दिक्कत नहीं? तो
आज का सेवा यहीं तक था, समझे बात को? इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझे बात को? कोई दिक्कत? सारा एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा वीडियो को, रिकॉर्डेड तो है ही क्लास, है ना? एक बार पढ़ लीजिए एग्ज़ाम आ जाएगा, समझे बात को? जितना आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हो, उतना सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना आपको, बोलिए हाँ कि ना? ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं? है ना? इंस्टाग्राम बाद में चलाना बाबू, पहले पढ़ लो, समझे बात को? इंस्टाग्राम बाद में चलाना, इंस्टाग्राम तो एग्ज़ाम के बाद दिन भर चलाते रहेगा, है ना? समझे बात को? तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? अंकुश, काजल, नंदिनी, निक्की, पल्लवी, रिया, संजीव और स्वाति, टीकू, अमित, है ना? शिवम, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। समझ में आया क्लास सबको? सभी को क्लास समझ में आया? है ना? सभी को क्लास समझ में आया ना? इसको आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, समझे बात को? देखिए, जिसको पढ़ने का मन है ना, जिसको लगता है कि हमको एग्जाम में सब्जेक्टिव के साथ ना ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी अच्छा करना है, उसको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि घर पे जितना भी आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना, वही एग्जाम में क्या देगा, फायदेमंद रहेगा। समझे बात को? अब आपको लिखने ही नहीं आएगा, है ना, तो एग्जाम में कैसे लिख पाइएगा? समझे बात को? और एक बात याद रखिए, जो आपको याद होगा वही एग्जाम में लिख के आइएगा, है ना? अगर कुछ याद ही नहीं होगा तो एग्जाम में कहाँ से लिख के आइएगा? समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, सॉल्यूशन का पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में हम डाल देंगे, को लिखना होगा लिख लीजिएगा, समझे? ठीक है, एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट। ना थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखिए, ज्यादा नहीं, 17 तारीख, है ना? कितना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तारीख के बाद दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, सब चलाते रहेगा, ये बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट।